यहाँ के नेता कोई आज का संबंध नहीं है आजमगढ़ से, और विचारधारा को अगर हम ले लें तो यहाँ के लोग चौधरी चरण सिंह जी से या पुराना इतिहास उठा करके देखें तो समाजवादी विचारधारा के साथ खड़े दिखाई दिए। इसको पीडीए भवन माने, घर माने, पार्टी कार्यालय माने, कम से कम एक स्थान समाजवादियों को और समाजवादी सोच के लोगों को मिल रहा है जहां बैठ करके पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, कार्यकर्ता बैठ कैसे सकें और पार्टी का काम कैसे चल सके और जनता की सेवा के लिए कैसे एक स्थान और उनकी मदद कर सके। इसलिए ये पीडीए भवन के नाम से जाना जाएगा। आप इसको कार्यालय कह सकते हैं, इसको भवन कह सकते हैं। आजमगढ़ से लगाव कोई पहला नहीं है। नेताजी चुनाव लड़े, मैंने बहुत समय नहीं दिया, उसके बाद भी यहाँ की जनता ने समाजवादी पार्टी को और मुझे जिताया। आज धर्मेंद्र सांसद जी हैं। जिस सड़क पर हम लोग खड़े हैं, ये पूर्वांचल, किसी ने मांग नहीं की थी। जिस समय आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बन रहा था और पूरा हो चुका था, उसी समय क्योंकि नेताजी को यहाँ से चुना था और गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया ये हिस्सा वो पूर्वांचल का था जो गरीब हिस्सा माना जाता है और समाजवादियों के साथ हमेशा खड़े रहे। इसलिए मेरी कोशिश रही कि लखनऊ से जोड़ करके, ये केवल मात्र एक्सप्रेसवे सड़क नहीं है, इसके आसपास मंडी बनना, उद्योग कारखाने के लिए जगह उपलब्ध कराना, भविष्य में जहां ये शहरों को जोड़ता वहीं किसान को आर्थिक रूप से और मजबूत करने के लिए नौजवानों को नौकरी रोजगार के दरवाजे खोलता। क्योंकि ये मानना है कि जितना सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहेगा उतना ही विकास और तरक्की ज्यादा होगी। इसलिए आजमगढ़ 10 में से 10 सीटें दे चुका है, दोनों लोकसभा के सांसद जिताए हैं। भविष्य की तैयारी करनी है तो इससे अच्छा जिला और कौन सा हो सकता है जिसके नाम में ही गढ़ हो और फिर समाजवादी पार्टी के लिए गढ़ हो। और जो दूरी देखिए आप, अगर आप लखनऊ से दूरी देखेंगे, जो हमारा गांव है सैफई और जो हमारा शहर ये आजमगढ़ है, लगभग समय दूरी एक ही है। समय और दूरी एक ही है, जितना समय लगता है जितनी दूरी है उतना ही है। इसलिए यूं भी कहें कि जो भावनात्मक अटैचमेंट समाजवादी पार्टी का आजमगढ़ से इतना गहरा रिश्ता शायद कहीं और न हो। जहां बात घर की बात है, ये हर घर समाजवादियों का घर है, हर घर हम सब का घर है। तो घर कह लो, कार्यालय कह लो, पीडीए भवन कह लो, किसी रूप में कुछ भी कह सकते हैं आप। नहीं, इसलिए कि कई लोग चर्चा कर रहे थे कि आलीशान घर 3.5 बीघे में अखिलेश यादव का घर आजमगढ़ में बनना शुरू हो रहा। मैं तो गया था, मैंने देखा वो जिप्सम बोर्ड पर बना और उस तरह के आजकल बहुत ही टेम्परेरी वो है, कंक्रीट का बना भी नहीं है, पक्का बना भी नहीं है, नक्शा भी उसका पास नहीं है। वो आपने बनवा दिया कि आने जाने के लिए ऐसा लगता है। और दूसरे, जो पूर्वांचल ने आपको 2022 में सीटें दी और 24 के लोकसभा में दी। देखिए, क्योंकि आप नक्शा पास नहीं करा सकते हैं, वो जगह हमारे पास है, क्योंकि वो जिला पंचायत के बाद शहर में, नगर निगम में जो भी सरकार का फैसला वो लिया है, तो उसका नक्शा पास होने में समय है। लेकिन उससे पहले रीइंफोर्स्ड जो स्टील का स्ट्रक्चर होता है, ये कोई टेम्परेरी नहीं है। हाँ, ये सही बात है कि उसको अच्छा दिखाने के लिए, वॉल्स को और अच्छा दिखने के लिए जिप्सम बोर्ड, क्योंकि उससे जल्दी किसी से में काम नहीं हो सकता था। ये स्टील स्ट्रक्चर है, लाइफ उतनी है 30-40 साल। और अब इसके बाद, क्योंकि आज शिलान्यास भी हुआ है, एक बड़ा हॉल बन जाए जिसमें कि हम लोग सब बैठ करके पार्टी का काम कर सकें। नहीं, लोग ये माना ये जा रहा है कि जिस इलाके में, ये पूरा इलाका, आपने अकबरपुर लोकसभा सीट जीती, आपने आजमगढ़ जीती, आपने मऊ जीती, आपने गाजीपुर जीती, आपने जौनपुर जीती, तो ये जो इलाका है विधानसभा की दृष्टि से भी लोग ये कह रहे हैं कि विधानसभा में ओपी राजभर थे, इस बार है नहीं, इसलिए अखिलेश और दूनी ताकत आजमगढ़ और आसपास। देखिए, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, चीजें समझते हो। लोकसभा में कोई साथ नहीं था, लोकसभा चुनाव में कोई साथ नहीं था, लेकिन इंडिया गठबंधन, पीडीए की रणनीति, टिकट का बंटवारा, पूरे कैडर को एक साथ लग जाना, उसी का परिणाम यह है कि समाजवादी पार्टी इतनी सीटें जीती। और मैं तो ये भी कहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में बेईमानी न की होती तो इंडिया गठबंधन और खासकर समाजवादी पार्टी की सीटें और बड़ी दिखाई देती।
ये लोकसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा टेस्ट था, जिसमें हम लोग कामयाब हुए, क्योंकि सरकारों का अपने तरीके से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा देना, अधिकारी उनके, धन दौलत उनकी, पैसा उनका, सब कुछ उनका, उसके बाद वो हार गए। तो वो तो ये कहते हैं कि सरकार हमारी थी दोनों जगह, अगर ईमानदारी हमने न की होती, जनता का फैसला न रहा होता, तो अखिलेश यादव 37 सीटें कैसे पा जाते? बहुत कम मार्जिन से भी उनके भी लोकसभा के कैंडिडेट जीते हैं। ये कम मार्जिन में तो ठीक है। अभी आपने उपचुनाव देखा होगा, लोगों को वोट नहीं डालने दिया, वोट बढ़ने नहीं दिया। वो तो कहते हैं कुंदरकी में कमाल हो गया। कुंदरकी का जो कमाल था वो सीसीटीवी में कैद है, और कुंदरकी की वजह से, मीरापुर की वजह से इलेक्शन कमीशन को क्या फैसला लेना पड़ा कि वो 45 दिन से ज्यादा कोई भी फुटेज रख नहीं सकते हैं, जबकि एक तरफ देश ये कहता है कि हम डेटा सेंटर बनाएंगे। आप डेटा सेंटर क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आप डेटा स्टोर करना चाहते हैं। और इधर इलेक्शन कमीशन, जिसपे इतना संसाधन है, जो सबसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है, वो ये कहती है कि हम 45 दिन से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते डेटा। वो इसलिए क्योंकि कुंदरकी में इन्होंने बेईमानी की, पुलिस के लोगों ने प्राइवेट ड्रेस में वोट डाला, आपके मीरापुर में लोगों को वोट नहीं डालने दिया। आपने वो तस्वीर, वो वीडियो देखे हैं जहां पर पुलिस वोट को रोक रही है। तो इनने सब हथकंडे अपना लिए, लेकिन जनता संविधान बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का आरक्षण बचाने के लिए, इंडिया गठबंधन का नैरेटिव और समाजवादी पार्टी की पीडीए की रणनीति की वजह से बड़े बड़े दिग्गज चुनाव इस बार हार गए। और जो वोट समाजवादी पार्टी को कभी नहीं मिलता था, हमारे पार्टी की रणनीति की वजह से और एक माहौल की वजह से, संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब का आरक्षण जो छीन रहे हैं उसको बचाने के लिए सब एकजुट होकर के मतदान किए हैं, और अगले चुनाव में इससे ज्यादा मतदान करने जा रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। अब बिहार का चुनाव आया, अभी दो घटनाएं घटी। एक इटावा में जो कथा को लेके थे, उसमें आपका आक्रामक तेवर, आपने उन कथावाचकों को बुलाया, अपने पार्टी में उनको इनाम दिया, उनकी बात उठाई। एक आपका, और दूसरा तेजस्वी गए थे वक्फ कानून का विरोध में, उन्होंने कहा हमारी सरकार आएगी इसको फेंक देंगे। इन दोनों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने आपको नमाजवादी और तेजस्वी को मौलाना कहना शुरू कर दिया। आप कंफ्यूज मत होइए, मैं फिर कहता हूं आपको, भारतीय जनता पार्टी का जो पहला अधिवेशन हुआ था, जो कि बंबई में अधिवेशन हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उस समय जो प्रस्ताव पास हुआ था उसमें समाजवादी और सेकुलर होने का दावा भारतीय जनता पार्टी ने किया था कि उनकी विचारधारा पार्टी की सेकुलर होगी, सोच उनकी समाजवादी होगी। आपको ये सोचना चाहिए, उस समय अधिवेशन में सहयोग जिन लोगों ने किया, उसी की वजह से आज भी उन्हें नवाजवादी याद हैं। इसलिए समय समय पर नवाजवादी वो दूसरों को कहते हैं, लेकिन उस इतिहास के पन्ने को भी पलट के देखिए, आखिरकार जब गठन हुआ, जब बनी वो पार्टी, तो वो असली नवाजवादी कौन था। और जहां तक सवाल कथा वाचक का है या कथा भागवत कथा का है, हम आप सुन सकते हैं, बोल नहीं सकते। ये किसने अधिकार दिया है? बीजेपी को कानून ले आना चाहिए, जैसा कश्मीर के लिए कानून ले आए, वक्फ बोर्ड के लिए कानून ले आए, तो एक कानून ये भी ले आए कि कौन कथावाचक हो सकता है, क्यों नहीं नियम और कानून बना लेते हैं। और जहां तक सवाल है, हम एग्रेसिव नहीं हुए, मैंने उन कथावाचकों का सम्मान किया है। वो कठेरिया जो अंधा था, जिसकी ढोलक छीन ली, उसको क्यों अपमानित किया गया? और वो दो गरीबों का आपस का तालमेल था। जो ब्राह्मण समाज के लोग थे, पैसे वाले कथावाचकों को नहीं बुला सकते। जो बड़े बड़े लोग हैं, न जाने कितनी कीमत तय करते हैं, वो नहीं आएंगे उनके बुलाने पर। इसीलिए उन्होंने अपने पड़ोस के, जिनको पहले जानते हैं, और उस गांव में पहले भी कथा हुई है, और कथा उन्हीं लोगों ने की है या उन्हीं से संबंधित लोगों ने की है, तो आपत्ति क्यों नहीं हुई? अब क्यों आपत्ति हुई? क्या आप कल्पना कर सकते हैं, आप विकसित भारत की बात कर रहे हो, आप विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हो, अर्थव्यवस्था आपकी दुनिया में तीसरे नंबर पे पहुंच रही हो, आप एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हो और आप चोटी काट लेते हो। ये कौन सा आपका ये है? लेकिन दूसरी तरफ वाले दूसरी तरफ वाले
दूसरी तरफ वाले कह रहे हैं कि इस देश में सबसे बड़े राम कथा वाचक जो है वो गैर ब्राह्मण है। इस देश में क्या दुनिया के सबसे बड़े योग गुरु जी हैं, योग गुरु जो है वो भी गैर ब्राह्मण है। तो अखिलेश यादव ने एक ऐसी बात छेड़ दी जो आज तक किसी कथावाचक की कोई जाति नहीं पूछता था। एटा, कासगंज, इटावा, इस पूरे इलाके, मैनपुरी, इस पूरे इलाके में यादव बहुत अच्छी संख्या में, सीतापुर, इस इलाके में कथावाचन करते हैं। जाट बेल्ट में जाट कथावाचक है। लेकिन अखिलेश यादव ने ऐसा छेड़ दिया जैसे कि अब कथावाचकों की भी जाति पूछी जा रही है। ये एक आपराधिक घटना थी, उसकी सजा उनको मिल गई, वो जेल चले गए थे और उन्होंने पहचान छुपाई थी, लोग ये भी कह रहे थे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का है, भगवान की जाति किसने बताई? भगवान की जाति किसने बताई? भगवान की जाति किसने? हनुमान जी की नहीं, हनुमान जी की नहीं, भगवान श्री राम की जाति किसने बताई? भगवान हनुमान जी की जाति किसने बताई? तो जिन्होंने जाति बनाई, जो लोग संविधान से नहीं चलना चाहते, मनु महाराज के संविधान से चलना चाहते हैं, यही हमारा उनका विरोध है। हम सब लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से चल रहे। और जहां तक कथावाचक की बात है, मैंने उनका सम्मान इसलिए किया क्योंकि उसी के पड़ोस में मेरा क्षेत्र रहा है। वो विवाद बढ़े नहीं, क्योंकि कोई भी सभ्य समाज में यहाँ जितने लोग खड़े हैं और आपका चैनल देखेंगे या चैनल में जितने लोग के तक बात पहुंचेगी, कोई सोच सकता है कि आप इसलिए किसी की चोटी काट रहे हैं क्योंकि वो यादव है? बीजेपी को तो इसका जवाब देना चाहिए। बीजेपी को इसका जवाब देना चाहिए कि उनकी ढोलक छीन ली गई अंधे की, कठेरिया की। जवाब इस बात का बीजेपी को देना चाहिए कि हारमोनियम छीन गया उनका। आखिर कौन थे, कौन उस गांव में गए जो उस महिला से क्या स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं? सवाल ये नहीं है। बीजेपी जानती है कि उनसे गलती है, उनके लोगों से गलती हुई है। जैसे उनसे सिंदूर में गलती हुई थी, उन्हें अपना आंदोलन वापस लेना पड़ा, उसी तरह अपने बचाव के लिए कभी चैनल के माध्यम से, कभी किसी के माध्यम से, कभी किसी और के माध्यम से बचना चाहते हैं। लेकिन इस देश की जनता ने देखा है कि जाति के आधार पर भेदभाव किया। इसीलिए पीडीए है, जो पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, जो अपमानित हुए हैं, ये हम सब एक सूत्र से बंध करके पीडीए परिवार और पीडीए के साथ सब खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो बीजेपी के अगर ऊपर आप आरोप लगाते हैं कि वो धर्म की राजनीति कर रही है, तो बीजेपी भी आप पे आरोप लगाती है कि आप जाति के अलावा कुछ नहीं करते, जाति की ही राजनीति करते हैं। आप हमेशा बैकवर्ड, आजकल नए शब्द प्रभुत्ववादी, वर्चस्ववादी कह के नाम तो आप नहीं ले रहे, लेकिन आप राजनीति को उसी तरफ ले जा रहे हैं। कितना अच्छा सवाल पूछा आपने कि मैं जाति की तरफ ले जा रहा हूं। ये सड़क पे जो हम और आप खड़े हैं, मैं यादव हूं, आप क्या हैं? नहीं, यादव नहीं है। आपको मालूम है। देखिए, इस सड़क पे हम खड़े हैं, तो ये एक्सप्रेस वे बना है, इसमें कोई जाति नहीं पूछी जा रही है। एम्बुलेंस चलाई हम लोगों ने, उसमें कोई जाति नहीं पूछी जा रही है। डायल 100 पुलिस को दी, उसमें जाति नहीं पूछी जा रही है। आप याद कीजिए, कौन कहता था कि थानों में यादव हैं? अब मैं आपसे कहूंगा, करेक्ट करना मुझे। आपको भगवान श्री राम की कसम हो, आपको अपने भगवान श्री राम की कसम हो, जब मैं मुख्यमंत्री था तो जाति के आधार पे सबसे ज्यादा आरोप कौन लगाता था? अगर वो आंकड़े सही थे तो मैं उन्हीं बुद्धिजीवियों से, उन्हीं वर्चस्ववादियों से, उन्हीं से मैं जानना चाहता हूं आज क्या है। अगर वो जातिवाद था तो आज क्या है? क्योंकि बीजेपी का जो गेम प्लान है वो जनता समझ गई है। उनके जो जादू करने का तरीका वो पीडीए ने तोड़ दिया है, इसलिए वो घबराए हुए हैं। अखिलेश जी, सवाल ये नहीं है, आप इस देश, मैं खुद कितनी बार ये बात कह चुका कि आजादी के बाद आपकी सरकार आने तक उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार ने विकास के बहुत सारे काम किए। मैं सारे जिलों में जाता हूं, मैं खुद ये बात बोल चुका हूं कि मैंने आपके विकास के बहुत प्रोजेक्ट देखे हैं और मैं बताता भी लोगों को हूं। लेकिन सवाल है कि उस विकास के 5 साल के बाद जो चुनाव लगातार हो रहे, कोई चुनाव का मुद्दा, ये गंभीर बात है, कोई चुनाव का मुद्दा, विकास का मुद्दा तो बनता नहीं है। अंत में वो जाकर के वो चीजें जो पोलराइजेशन कर सके, ज्यादा ध्रुवीकरण कर सके, ये 21वीं, आप इंजीनियर हैं, हमेशा इस तरह की बात करते हैं। एक तरफ
हमारे लोग अंतरिक्ष में हमारे पहुंच चुके हैं, और दूसरी तरफ हम ये चुटिया काटने पर, तो धर्म पर, कथा पर और सनातन पर, इन्हीं चीजों के बीच, और उसमें आप भी उतने ही जिम्मेदार माने जाएंगे कि इनमें फिर चुनाव लास्ट में आते आते इसी के इर्द गिर्द घूमने लगता है। जी याद है 2017 का चुनाव, और मैं ये कोट कर रहा हूं, आप इसको क्रॉस चेक भी कर लेना। जब मैं 2017 के आखिरी सभा सोनभद्र करके लौटा तो मेरे साथ बहुत सीनियर जर्नलिस्ट नीजा चौधरी जी थी, और जब मेरी आखिरी बात हुई उनसे चाय के बाद, तो मैंने उनसे कहा कि मैं सरकार बनाने जा रहा हूं। उनसे जो बातचीत हुई और बातचीत में जो निष्कर्ष निकला उसमें यही था कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी तो उत्तर प्रदेश की राजनीति विकास के आसपास होगी, और समाजवादी पार्टी हार जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो है जाति और धर्म की, उसी तरफ लौट जाएगी राजनीति। और वही हुआ। हम लोग नारा दे रहे थे काम बोलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जाति आधार के और धर्म के आधार पर वोट मांग रहे थे। आज उनके भाषण उठा करके देखिए, बिजली को लेकर के क्या कहा था, बिजली को लेकर के क्या कहा गया, या उत्तर प्रदेश में उस समय भाषण क्या दिए जा रहे थे। अगर कोई जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर पूरी राजनीति को लेके आया तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद देता हूं कि उन्हीं की वजह से आज पीडीए की रणनीति बनी, पीडीए का और संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, और जो हमारे बुनियादी जो चीजें हैं उन चीजों पर हम लौट करके आए, और हम सब अब एक सूत्र से बंधे हुए लोग हैं जो समय समय पर अपमानित हुए। क्या आप किसी मुख्यमंत्री के घर के जाने के बाद आप गंगा जल से धुलवाएंगे? वो कौन लोग थे जिन्होंने गंगा जल से धोया था? अच्छा, वो कौन लोग थे? मेरे मंदिर में जाने के बाद मंदिर धुलवाया गंगा जल से। जिन लोगों ने गंगा जल से धुलवाया मुख्यमंत्री आवास, और जिन लोगों ने गंगा जल से धुलवाया मंदिर, वो सबसे बड़े जातिवादी लोग थे, और वो अगर कोई लोग थे तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। और ये कोई आज की बात नहीं है, कभी छत्रपति शिवाजी महाराज जी को यही फेस करना पड़ा था, कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को, क्योंकि पानी को लेकर के उन्हें फेस करना पड़ा। तो इसीलिए मैंने कहा कि हम सब लोग एक दुख से बंधे हुए, एक सूत्र से बंधे हुए लोग हैं। अच्छा, आप दो तीन छोटे उस तरह के सवाल मैं पूछता हूँ। इस बार आपके जन्मदिन पर बधाइयों का सिलसिला जो ट्विटर पे था, राहुल गांधी ने कहा पीडीए के योद्धा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी, तमाम मायावती जी ने भी, आपको बड़ी जन्मदिन की बधाइयां मिली। ये 2024 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट का साइड इफेक्ट है क्या? नहीं, पहले भी मिलती थी पर आप लोग इतना ध्यान नहीं देते थे, और इनमें से बहुत सारे लोगों से हमारा अलायंस रहा है, समय समय पर हम लोग मिले हैं, और ये जो जन्मदिन की बधाई है ये शिष्टाचार रहा कि मुख्यमंत्री अपने एक्स चीफ मिनिस्टर को या एक्स चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री को बधाई देते थे। पहले कई बार फोन पे दे देते थे, लेकिन इधर बड़ा आसान तरीका है, जो एक प्लेटफॉर्म, पब्लिक प्लेटफॉर्म बने हैं, वो एक आसान तरीका है कि आपने जन्मदिन दे दिया, उसने स्वीकार कर लिया, उनकी तरफ से भी रिप्लाई आ गया। तो आजकल सब लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म का और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। और पहले क्योंकि फोन पे एक दूसरे को बधाई देते थे तो शायद लोगों को नहीं पता लगता था। और अभी बीजेपी के नेता है ब्रजभूषण शरण सिंह, वो अक्सर आपकी तारीफ करते हैं, और जब वो मुश्किलों में फंसे थे तो आपने भी उनका साथ दिया था। अकेले आप ऐसे नेता थे जो खड़े होकर कहे कि ब्रजभूषण शरण सिंह ऐसे नहीं है। मैं कह सकता हूँ, मैं उनको जानता हूँ। अभी उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव धर्म विरोधी नहीं है, पूरी पार्टी बीजेपी की लगी हुई है कि अखिलेश यादव सनातन विरोधी, धर्म विरोधी और समाजवादी, नमाजवादी है। और एक ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि नहीं, अखिलेश यादव धर्म विरोधी नहीं, वो तो इटावा में इतना बढ़िया मंदिर बनवा रहे हैं, वो धर्म विरोधी। ये क्या चक्कर है? देखिए, ब्रजभूषण सिंह जी का और नेताजी का बहुत साथ रहा, और इसलिए भी कि दोनों एक राजनीति में एक साथ रहे, और एक उनका जो अपना दोनों का प्रिय खेल था कुश्ती का। राजनीति के अलावा कुश्ती के लगाव की वजह से दोनों बहुत खास थे, और उसी दौरान हम लोगों का बहुत अच्छा परिचय रहा। राजनीति में कई बार उतार चढ़ाव आता है, कई परिस्थितियां होती हैं, कई तरह की साजिश षड्यंत्र होता है, उसके तहत भी लोगों को फेस करना पड़ता है। और जहां तक उनकी बात है, उन्होंने धर्म को लेकर के कहा, क्योंकि हमारे दल में भी वो रहे हैं, उनको जानकारी है कि हम लोग
समाजवादी लोग कोई आज से धार्मिक नहीं है। जिस बात का उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा वो यही कहा कि नेताजी हनुमान जी की मूर्ति की न जाने कब से पूजा कर रहे हैं, और जितने पहलवान लोग हैं खासकर जो कुश्ती करते हैं वो सबसे पहले भगवान हनुमान जी के चरण वंदन करते हैं। जितने भी पहलवान हैं वो भगवान हनुमान जी के सब एकदम पूजा करने वाले लोग होते हैं। तो ब्रजभूषण जी भी पहलवान रहे हैं, नेताजी पहलवान रहे, हमारे गांव में न जाने कब से लगा। ये सोचिए बीजेपी ने नहीं देखा, हमने देखा है लंबी मूर्ति, लेकिन बीजेपी ने नहीं देखा, बीजेपी कभी स्वीकार नहीं करेगी। कम से कम उन्होंने ये बात कही कि हाँ सैफई में नेताजी ने मूर्ति लगाई हनुमान जी की, और हम सब लोग मिलकर के केदारेश्वर भगवान शिव का मंदिर बना रहे हैं। तो ये अगर उनको जानकारी है, जानकारी बीजेपी को भी है, लेकिन क्योंकि बीजेपी को वोट चाहिए धर्म पे और हमारे खिलाफ बोल करके और आरोप लगा करके डी कंपनी वाला, तो वो स्वीकार कभी नहीं करेंगे। से एक सवाल मैं पूछा, आपके एक बहुत करीबी बहुत नजदीकी मुझसे एक दिन ऐसे चर्चा हो रही थी, तो मैंने कहा यार एक पत्रकार के तौर पर या वैसे भी 2024 के उत्तर प्रदेश के नतीजे मुझे चौंकाने वाले लगे। मैं नतीजा आने के बाद, उस समय पहले कई बार आकलन गलत भी होता है, तो उन्होंने कहा कि जो सीटों का बंटवारा था इस बार अखिलेश यादव ने सारे सीटों का बंटवारा अपने हिसाब से किया था। इस बार ज्यादा उनको राय देने वालों की चली नहीं, और 2027 के लिए भी वो 12 से 14 महीने पहले अपने कैंडिडेट्स को डिक्लेयर या उनको बता देना चाहते हैं, साउंड कर दें। ये बात सही है कि 24 के चुनाव में आपने ही सारे टिकट डिसाइड किए, एक, और दूसरा 27 के विधानसभा का आप एक साल पहले टिकट डिक्लेयर करने के बारे में ऐसी कोई रणनीति है? लोकसभा की तैयारी, ये प्रिपरेशन ये सही है, बहुत पहले कर दी थी। हम लोगों का भी राजनीति में कितना समय गुजर गया, 24-25 साल, तो कम से कम ये अनुभव, ये जानकारी तो हुई है, तय जरूर किए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों से चर्चा करके कई बार लोग चुपचाप लिख करके सुझाव देते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, लोगों को पहुंचना आसान है, अपनी बात कहना आसान है। नहीं मिल पा रहे हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से या पत्र लिख करके जानकारी देते हैं। तो मैं समझता हूं जो जानकारी मुझे दी, उस जानकारी से सोच के समझ करके और क्या समीकरण है उस पे हम लोगों ने सीटें तय की, और उसी का परिणाम ये हुआ कि नेशनल नैरेटिव में हम लोग कांग्रेस के साथ थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की बात थी, और फिर पीडीए की रणनीति जिसमें टिकट डिस्ट्रीब्यूशन था। उसी का परिणाम ये है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नंबर 1 पर यहाँ रहे, बीजेपी हारी। जहां तक सवाल 27 के चुनाव का है, क्योंकि वो बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव था, अभी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी होती चली जा रही है। इतने साल हम लोग घूमे हैं, और ये चुनाव हम सब समाजवादियों के लिए और खासकर पीडीए के लिए, और खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें अभी तक संविधान ने रक्षा की है, संविधान जिनके लिए संजीवनी रहा है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इसलिए एक एक सीट पर समीक्षा करके, जानकारी करके, राय मशवरा कर करके, और बीजेपी जो अपनी रणनीति बनाती है और तिगड़म करती है, उन सब चीजों को सीख करके, देख करके हम लोग बहुत जल्दी तो नहीं, लेकिन इतना समय कम से कम प्रत्याशी को मिले जो क्षेत्र में जनता के बीच जा सके, उतना समय जरूर हम प्रत्याशी को देंगे। और बिहार के चुनाव में जो रणनीति अपना रही है कि 24 दिन के अंदर पूरी वोटर लिस्ट बन रही है 8 करोड़ वोट की। मैं पूछने वाला तो उस पर आप क्या मानते? वो तो कह रहे 2003 के बाद रिवाइज तो करेंगे ना, पता तो करेंगे। नहीं, अगर आप रिवाइज कर रहे हैं, रिवाइज में आप सर्टिफिकेट नहीं मांगते, रिवाइज में आप बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मांगते थे, और रिवाइज में आप 24 दिन के अंदर सबका बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं और पिताजी का, माताजी का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। तो कल मीटिंग में बुलाए थे, वो कह रहे हैं कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके पार्टी के अध्यक्ष आए ही नहीं, सीरियसली इसको ले ही नहीं रहे। नहीं, सीरियस इसलिए नहीं लिए, ऐसा रिवीजन अगर आजादी के बाद कभी हुआ हो तो बता दो। 100 वॉलंटियर हैं, सॉरी 1 लाख वॉलंटियर उन्होंने इंट्रोड्यूस किए वहां पर। अगर 1 लाख वॉलंटियर स्वयं सेवक आर और लगा देते, स्वयं सेवक ही क्यों रखा, एस क्यों लगाया, आर और लगा देते ना, स्वयं सेवक
एक आर और लगा देते। अगर आप सबका डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, उनकी जाति, प्रमाण पत्र और सब जानकारी ले रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट ले रहे हैं, तो आप कम से कम वॉलंटियर का भी तो प्रोफाइल चेक करिए। अगर वॉलंटियर कौन पार्टी से संबंध रखते हैं। पार्टियां भी तो बना रही हैं बीएलए अपने अपने 50-55 बना दिया। 1 लाख वॉलंटियर सोचिए, ये कौन है 1 लाख वॉलंटियर्स? अच्छा, बिहार चुनाव आप लड़ेंगे कि नहीं? नहीं, हमारा समर्थन तेजस्वी जी को है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को है। आप कैंडिडेट नहीं दे रहे? हमारी पार्टी का कोई कैंडिडेट पिछली बार भी नहीं था, हमने समर्थन दिया था, इस बार भी पूरा समर्थन उन्हीं को दे रहे हैं। अब अंतिम सवाल, योगी जी पर फिल्म बन रही है, उसके 2 ट्रेलर रिलीज हुए हैं। चुनाव से पहले कह रहे हैं योगी जी के कद को बड़ा करने के लिए, और उन पर एक फिल्म बनी है, वो ट्रेलर शायद आपने देखे भी? नहीं, मैंने देखा नहीं, लेकिन मुझे सुना है, मैंने अखबार की छोटी सी खबर पढ़ी है मैंने, उसमें लिखा है कि बाबा जी आते नहीं है, प्रकट होते हैं। कमाल है। और इससे पहले भी फिल्में बहुत लोगों पे बनी हैं, लोगों ने देखी तक नहीं। अब उन्हें जो कुछ तकलीफ और परेशानी होगी वो डी कंपनी से होगी, जो उन्हें हमेशा याद रहता है, डी कंपनी, डी फॉर दिल्ली, वहां से परेशानी होगी कि आखिर आप फिल्म कैसे बना रहे हो। ये हमें आपको देखना नहीं है। और फिर ऐसी फिल्म जिसमें बाबा आते नहीं है, प्रकट होते हैं। लोग ये कहते हैं अखिलेश जी कि अखिलेश यादव की सारी स्ट्रेटजी तो ठीक है, लेकिन वो सीधे जो योगी आदित्यनाथ पर अटैक करते हैं वो रिबाउंड करती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पर अटैक करने से उनको नुकसान होता है। वो बीजेपी को करते तो ज्यादा ठीक है, योगी पर अटैक यूपी में उनको घाटे का सौदा मालूम होता है। ऐसा आप मानते हैं? देखिए, ये और मैं यूं कहूं कि दिल्ली वालों को यूपी ने हरा दिया। यूपी में जो मुख्यमंत्री थे उनका काम काज की वजह से हार गए दिल्ली वाले। कहते हैं उनके पसंद का टिकट नहीं मिला इसलिए। ये अंदर क्या बात है वो तो नहीं पता है, लेकिन अगर हार हुई है, यूपी में हार हुई है, तो कहीं ना कहीं हार उनकी वजह से तो हुई है। और फिर फिल्म कौन देखता है आज के जमाने में, और फिल्म की जरूरत क्यों पड़ी? अभी उन्हीं की पार्टी ने कहा कि अगले 20 साल तक कोई वैकेंसी नहीं है दिल्ली में, तो आखिर फिल्म किसके लिए बन रही है? और क्या फिल्म में ये दिखाएंगे आप अपने और कारनामे जो इस सरकार में हुए हैं? लॉ एंड ऑर्डर में आप कहां खड़े हैं? फेक इनकाउंटर में कहां खड़े हैं? यहीं बगल में जौनपुर में बैंक डकैती में फेक इनकाउंटर हुआ, एक यादव को मार दिया। उसको बैलेंस करने के लिए एक ठाकुर को मार दिया। सोचिए, कोई कल्पना कर सकता है कि आपने एक यादव को मारा, वो फेक इनकाउंटर था, आपको उस फेक इनकाउंटर को बैलेंस करना था, तो एक छतरी को मार दिया आपने। लेकिन लोग कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर सुधरा आपकी सरकार से, इस सरकार में। अरे पुलिस को पकड़ रही है, पुलिस पे एफआईआर लिखा रही है, पुलिस को जेल भेज रही है, थाने में लूट पुलिस पकड़ रही है। तो सोचिए, पुलिस को अगर पकड़े तो वो लॉ एंड ऑर्डर होगा। और फिर इन्हीं की सरकार में एक आईएएस जिसको क्या इंसेंटिव देना था, वो कमीशन के झगड़े में अंडरग्राउंड है। जिस अधिकारी को इंसेंटिव देने के लिए काम कारोबार करना था, वो कमीशन के झगड़े में या बंटवारे के झगड़े में, बताओ, अंडरग्राउंड है। ये लॉ एंड ऑर्डर है, ये एडमिनिस्ट्रेशन है। आप बताइए, एक एमएलसी कुछ लेन देन को लेकर के एक कमरे में कूटा गया, ये लॉ एंड ऑर्डर है। एक ट्रेन में सोचिए, एक यात्री कहीं जा रहा था, तो एक विधायक, उनका कहना है कि जो उत्तर प्रदेश के संगठित माफिया थे उसकी रीढ़ हमने तोड़ दी, खत्म कर दी। अब ऐसे जो अपराध छोटे मोटे इधर उधर हो रहे, संगठित माफिया को खत्म कर दिया, जिनका संरक्षण आप लोगों की सरकारों में होता था। आप सुनते ही हैं, वो बोलते रहते। नहीं, अगर यही बात है तो पूरे प्रदेश के जो टॉप 10 माफिया हैं उनकी उन्हें सूची जारी करनी चाहिए। टॉप 10 माफिया जो हैं उनकी सूची जारी करनी चाहिए। अगर टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी नहीं कर सकते तो कम से कम जिले के टॉप अपराधी उनकी सूची जारी करें। आप बताइए, मिर्जापुर का सबसे बड़ा माफिया कौन है? सोनभद्र के टॉप 10 माफिया कौन है? बनारस के टॉप 10 माफिया कौन है? चंदौली के टॉप 10 माफिया कौन है? आपके गाजियाबाद के टॉप 10 माफिया कौन है? गोरखपुर के अब नहीं रहे, लेकिन टॉप 10 माफिया कौन है? कुशीनगर का कौन है टॉप 10 माफिया? आपके कौशाम्बी के टॉप 10 माफिया कौन है?
झांसी के टॉप 10 कौन है, इटावा के टॉप 10 कौन है, कन्नौज की टॉप 10 है। चलो आप गोरखपुर का न जारी करो, बनारस का न जारी करो, कन्नौज के टॉप 10 जारी कर दीजिए, इटावा के टॉप 10 जारी कर दीजिए, आप मैनपुरी के टॉप 10 जारी कर दीजिए। किसने रोका है आपको? आप मत करिए बनारस के टॉप 10, मत करिए चंदौली के टॉप 10, इटावा के जारी करिए, मैनपुरी के जारी करिए, कन्नौज के जारी करिए। हम पे यही तो आरोप है ना। तो हमारे होम टाउन में जो टॉप 10 अपराधी उनके नाम जारी कर दीजिए। किसने रोका है आपको? अच्छा, ये जो 3 आपके विधायक आपने निकाले राज्यसभा में, वो पाला बदल के गए, तो आपने सिलेक्टेड 3 को निकाला, बोला 4 को अभी वक्त दे रहा हूं, ये क्या चक्कर है? बोले कि नहीं, ये बहुत अच्छा किया मैंने उनके लिए, उन्हें धन्यवाद देना चाहिए हमारा। और इसलिए धन्यवाद देना चाहिए उन्हें इसलिए धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि एक टेक्निकल इशू फंस रहा था उनको मंत्री बनने के लिए। अक्सर जब वो जाते थे और उनकी जो शर्त थी, वो शर्त ये थी कि हम समाजवादी पार्टी को इसलिए छोड़ेंगे कि कुछ हमें ये मिल जाए और कुछ हमें मंत्री पद मिल जाए, मंत्री बना दिया जाए। तो मंत्री बनने में जो टेक्निकल इशू आ रहा था कि आप सदस्य समाजवादी पार्टी के थे तो बन नहीं सकते थे, तो मैंने एक बैच भेजा है बीजेपी के पास कि भाई इनको मंत्री बनाओ, जब ये बैच मंत्री का बन जाएगा तो दूसरा बैच हम जल्दी भेज देंगे। तो कम से कम ये मंत्री तो बने। इसके लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि हमने उनको पार्टी से इसलिए विदा कर दिया कि बहुत जल्दी वो शपथ ले लें। इसमें क्या गलत किया बताओ? ये आपकी पार्टी, आप फैसला ले, लेकिन सुबह से मैं आपके साथ था, आपका बहुत हेक्टिक शेड्यूल था, बहुत गर्मी, बहुत उमस थी, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे रुक के आपने मुझे इंटरव्यू दिया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका खुद ही आपका अपना जो कहने का तरीका, जानकारी करने का जो तरीका है, वो बहुत लोकप्रिय है। बहुत बहुत धन्यवाद।